देखिए बच्चा, आज आप लोगों का बायो का 7वां चैप्टर ना का है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर 7 है ना। 8वां बता दिए हैं, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, लास्ट से शुरू में आ रहे हैं और कुछ लोग शुरू से लास्ट में जाते हैं, तो ऐसे ही करके चल रहे हैं। ये भी क्या होगा आज पूरा 160 में जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो भी कौन सा सब मिल जाएंगे। कौन सा है 3 नंबर 5 नंबर वाले सब इसमें मिल जाएंगे। कि इस ये पढ़ने के बाद वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो भी इसी में आ जाते हैं, जिसमें क्या है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है कि मनुष्य कैसे स्वस्थ रहे, और उसके रोग कौन कौन से रोग होते हैं ना। रोग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोग कहते किसे हैं। रोग कहते किसे हैं तो रोग कहेंगे किसे जब हम लोगों के जो सामान्य काम कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी आ जाए, कुछ क्या हो जाए, उसमें कुछ जो होते हैं खराबियां आ जाती हैं, अच्छा कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमको क्या पकड़ ले लेगा, रोग पकड़ ले लेगा। चल जैसे चलते चलते कहीं चक्कर आने लगता है तो कहते हैं कि मिर्गी धैले बका है, यही बोलते हैं ना। अच्छा चश्मा कपड़े पर रहेगा और नहीं दिखेगा तो कहेंगे कि दिनौरी धर ले लेगा, एक दिन ही नहीं दिखत होता है ना। मम्मी भेजेगी कि जो नमक लेके आ, तो वो नमक थोड़ी लेने जा रही है, जाएगी कहेगी मम्मी कहाँ बा, तो कहीं ना कहीं दिनौरी धई ले बा, एक वही जगह सामने में बा एक नहीं दिखत, यानी आँख से डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। कहीं चलते चलते गोड़वा लगता है पिराने लगता है, कहते हैं गोड़वा पिराता है, यानी दर्द करने लगता है। पिराने का मतलब दर्द करने लगता है, तो क्या कहते हैं पीला गुड़ हल्दी और आ जाई पीड़ा ना, यही है ना कि पीला गुड़ हल्दी और आ जाई पीड़ा। एक बार आगे मत बोलिएगा, रोवा जी न हमारे। तो देखिए, तो इसी तरह आज हम लोग ना इसमें जितने भी रोग के बारे में, जैसे कैंसर है, एड्स है, रतौंधी है, हीमोफीलिया है, ये सब जो है ना कुछ तो है कि जो जन्म से मिल गए और कुछ जो है बाद में आकर मिल जाते हैं। कुछ जो होते हैं जन्मे से मिल जाते हैं, कहते हैं ले तो कि भगवान पहले ही से दे दिले बनो, और कुछ होता है कि बाद में हम लोग अपने आप पाल लेते हैं, कहते हैं कि आओ रोग हमारे ऊपर आ जाओ, तो वो आ जाता है धीरे धीरे, है ना। जैसे सर्दी होती है, एक लोग को सर्दी होगा पूरा घर में को सर्दी हो जाता है, संक्रमण फैल जाता है। एक होता है एलर्जी होती है कि सिर्फ हम ही को एलर्जी है, दूसरा को एलर्जी नहीं है, तो वो क्या होते हैं असंक्रमण, माने हमको जो रोग हुआ है दूसरे को ना हो तो असंक्रमण हो जाएंगे, लेकिन जो हमको हुआ वो किसी और को भी दे दें तो वो संक्रमण के अंतर्गत आएंगे। एक होते हैं बाद में उत्पन्न होता है, एक होता है जन्मजात। बस यही तो पढ़ना है चैप्टर में। रोग हैं, रोग में 2 ही रोग, एगो है वंशागत है तो एगो उपार्जित है, यानी बाद में हमको जो मिला है। अब बाद वाले को ही सबसे ज्यादा पढ़ना है। एगो है संक्रमण कर दिया, जिसमें टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, सब संक्रमण कर दिए। एक होता है कि संक्रमण नहीं करेंगे, जैसे कैंसर हुआ, एलर्जी हुआ, ये सब संक्रमण वाले नहीं है। तो ये जो चैप्टर है क्या है कि रोग क्या है और रोग के प्रकार लिखिए, पूछता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चन न कर इसमें पूछ सकता है कि उपार्जित रोग किसे कहते हैं या वंशागत रोग किसे कहते हैं, तो ये सब के बारे में आप लोग जानकारी लिए रहिएगा। तो देखिए, रोग कहते किसे हैं जब शरीर किसी कार्य को सुचारू रूप से करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए। जैसे डेली हम कोई काम करते हैं, सुबह हम लोग जग जाते हैं 6 बजे, आदत हो गई है। कोई 4 बजे जगता है, अगर वो 4 बजे कौन जगता है जी, पता है? नहीं, और करे नई की बहुरी है, देखो वही करे नई की बहुरी है। 4 बजे जगने वाले लोग जगते हैं, तो कोई 4 बजे जगता है तो वो अगर किसी दिन 7 बजे जगे तो घर वाले लगते हैं पूछने की नहीं ये क्या उसको कुछ हुआ है, क्या होता है, लोग पूछते हैं कि उसका तबीयत खराब है क्या, उसको कुछ हुआ है, तो
कहते हैं कि हाँ उसको हो सकता है बुखार हो, अच्छा कोई रोग है या सर दर्द कर रहा हो, तो कहते हैं ना, नहीं तो अगर डेली 4 साढ़े 4 बजे जग रहे हैं तो क्या है, सही है। लेकिन जो डेली 7 बजे जग रहा है, डेली 7 बजे जग रहा है और वो किसी दिन 4 बजे जग गया तो, और ये कुछ भई रखा है, जो आज इतना जल्दी जग गया इसको कुछ हुआ है का? लगते हैं लोग पूछने, यानी जल्दी जागे तब भी या लेट जागे तब भी। तो ये तो दुनियादारी है। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, जो अच्छे ढंग से कर रहे थे और उसमें हमको क्या हो जाए, करने में असमर्थ हो जाए, तो कहा जाता है कि उसको क्या हो गया, रोग हो गया है। और जो रोग फैलाने वाले को क्या कहते हैं, रोगजनक। रोग फैलाने वाले को रोगजनक, और जिससे रोग होता है वो क्या कहलाता है, यानी हमारे पास समर्थ नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो वही कि जब शरीर किसी कार्य को सुचारू रूप से करने में असमर्थ होता है तो इस दशा को रोग कहते हैं, तथा रोग फैलाने वाले कारक को क्या कह देते हैं, रोग जनक। यही होते हैं जो जनक होते हैं ना, रोग को फैलाने वाले जनक, हमको पैदा करने वाले जनक है ना। जनक तो उसी को ना कहते हैं जिससे वो उत्पन्न हुआ है। कोई भी जीव जिससे उत्पन्न हुआ है तो उसकी पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं, जनक ही कहते हैं। अब देखिए रोग के प्रकार, तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। कोई लिख देगा कि 4-5 प्रकार के होते हैं ना जी। कोई लिख देता है कि रोग 4 प्रकार के होते हैं, वंशागत या जन्मजात, दूसरा का उपार्जित, तीसरा का संक्रमण, चौथा असंक्रमण। सब लिख डालेंगे, है ना। तो ऐसा गलती मत करिएगा, रोग 2 ही प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद उसका भाग होता है, और आप शुरू में 4 प्रकार का हो गया, जा बाय बाय। तो एग्जामिनर भी कहेगा वाह कितना सुंदर नंबर आई है, इन लड़की को 0 में 0 दे दिया जाए, न तो इसके गार्जियन को फोन करके बुलाया जाए। तो गार्जियन को तो फोन नंबर नहीं है तो बुलाएंगे ना। तो देखिए अब आता है कि जन्मजात। 2 प्रकार में पहले आता है जन्मजात या फिर वंशागत। वंशागत मतलब पीढ़ी से जो हमको रोग प्राप्त होगा, या फिर हम जब जन्म लिए हैं तो भगवान ने हमको क्या किया, पहले ही से रोग दे दिया, कहीं ले तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिए हैं, ले जाओ। और ये फिर अपनी पीढ़ी को भी गिफ्ट देते रहना, उसी को क्या कहेंगे, जन्मजात या फिर वंशागत। यानी जो पीढ़ियों से आता है चला आएगा, जो पीढ़ियों से आता जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात। यानी जो जन्म से ही हमको वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के रोगी होते हैं ना, कि अगर शरीर में कहीं उनका कट पीट हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो वैसे लोग बड़ा बच कर रहते हैं। नहीं बच कर रहेंगे तो पता चला कहीं कट गया है तो अलग एगो टेंशन रहेगा बवाल, कि कहीं रुकेगा नहीं तो हम कहीं मर न जाए, जिंदा रहना है ना। तो वही ऐसे रोग जो जन्म से ही रहते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। तो ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग या फिर वंशागत रोग। जैसे हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, जो कलर को ही क्या करते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, ऐसे रोगी भी हैं। आइए ऐसे रोगियों के बारे में भी आगे चलेंगे ना, तो अभी बताया जाएगा वर्णांधता में कि एक जो वर्णांधता स्त्री की शादी एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाए तो उसकी आने वाली संतति कैसी होगी, है ना। या फिर वर्णांध स्त्री का शादी एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाए, या फिर दोनों वर्णांध हो तब उनकी संतति कैसी होगी, तो आगे देखा जाएगा उसके बारे में। अभी तो फिलहाल जो है रोग के बारे में। दूसरा का रोग है उपार्जित रोग। उपार्जित, उप मतलब अर्जित मतलब पाना, उप मतलब बाद में, जो हमको क्या मिला है बाद में, यानी जन्म के बाद जो हमको रोग मिलेगा। जन्म के बाद कई रोग मिल जाते हैं, हो जाता है ना, जन्म हो जाता है, इसके बाद देखिए पता चलता है छोटा बच्चा है उसको हर तरह से बचाया जाता है। ठंडी है तो और बचाइए, बरसात है तो और बचाइए, गर्मी है तो उसको पहले पंखा लगाइए, नहीं तो सोने नहीं देगा। गर्मी से रात भर सोने नहीं देगा, इधर ऐसे ही गर्मी, ऊपर से वो है वो चिल्ला चिल्ला की गर्मी। तो हर तरह से तो ये जो जन्म के बाद जो रोग मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग। जिसमें आ जाते हैं कुपोषण आ जाता है। कुपोषण जानते हैं? कुपोषण की कोई यहाँ पर मरीज बैठी है। कुपोषण जिसको खाने में नहीं मिलता है और खाने के लिए सबसे अधिक खाएगी,
थरिया 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 वाला गाना आ गया, देखिए। तो देखिए वो क्या होते हैं ना कि ये कुपोषण उनको कहा जाता है जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, जैसे खाना पीना कम मिले, कम मात्रा में उनको विटामिन प्रोटीन मिले, उनका शरीर सूख कर क्या हो गया है, एकदम एकदम पूरी तरह से आंख एकदम अंदर न जी, यही ना, ऐसे तो क्या होगा उस स्थिति में? उसको कहा जा सकता है कुपोषण। माने चलेगी तो ढिमरिया जाएगी, चलते चलते ढमरिया गई, सोने का मन करेगा, सो नहीं पाएगी, चिल्लाती रहेगी तो उस सब को कुपोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए जैसे तो वही करें, ऐसे लोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों से क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे कुपोषण के बारे में बता दिए, रतौंधी जो शाम के बाद नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं, ये छोटे बच्चों में नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है, जन्म के बाद होता है। जो हम लोग कभी खाने पीने में क्या हो जाती है, कमियां होने लगती हैं विटामिन प्रोटीन की, तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कैंसर है, एलर्जी है, एलर्जी है ना, हमको आम से एलर्जी है लेकिन मैंगो से एलर्जी नहीं है ना? सुने हैं? हम आम नहीं खाते, हमको आम से एलर्जी है लेकिन मैंगो से एलर्जी नहीं है, क्योंकि मैंगो जूस पीना है, आम जूस नहीं पीना है, मैंगो जूस पीना है ना? हमको चीनी से एलर्जी है लेकिन मिठाई से एलर्जी नहीं है। हमको चीनी से कोई एलर्जी नहीं है लेकिन मिठाइया से एलर्जी है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं, है ना? तो वो एलर्जी होती है। किसी की बोलिए से एलर्जी होती है, किसी की बोली से भी एलर्जी होती है। वो बोलेगी तो हमको एलर्जी हो रही है, तो वो भी एक बीमारी है। तो ये बाद में ना होता है, वो छोटा बच्चे को जन्म से उसको क्या पता है कि हमको एलर्जी हुआ है? ये तो कुछ बड़े हो जाते हैं, इसके बाद ना पता चलता है, शरीर पर चिकोटे पड़ जाते हैं या सर दर्द करने लगता है। एलर्जी हर तरह की अलग अलग होती है। कभी कभी धूप का भी एलर्जी होता है कि सूर्य की किरण पकड़ आएगी तो क्या होगा, चिकोटे पड़ जाते हैं। किसी का ब्लैक ही हो जाता है पूरा, किसी का पूरा दम रेड हो जाता है चेहरा, है ना? तो सबकी एलर्जी अलग अलग होती है। उसी तरह कैंसर है, इसी का ही रूप है एलर्जी। जिस चीज से अगर हमको शरीर में कोई अंग है, शुरुआत में अगर घाव है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में अब वही दर्द आपको बर्दाश्त करने लायक अब न रह जाएगा, तब धीरे धीरे वो कैंसर का रूप धारण करना शुरू कर। जहाँ भी अगर देखिएगा, जैसे दांत उत में कहीं है, कहीं कट पीट हो गया मुंह में, शुरुआत में जीभ लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खूब करते हैं तो उसका ब्लड आता है, तो ब्लड वो भी अच्छा लगता है। लेकिन एक क्षण के बाद, कुछ समय के बाद, अब वही जब ही जीभिया वहां पर जाएगा ना, एकदम अब झनझनाने शुरू, पकड़ लिया, तुरंत जाइए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें कैंसर के बारे में बताएंगे। कैंसर दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक ट्यूमर के रूप में होता है, एक दुर्दम होता है, एक सदम होता है। सरदम एक दुर्दम, तो हर तरह के होंगे, तो उसको बाद में बताया जाएगा पहले। अब इसके बाद देखिए, उपार्जित रोग भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, यानी दो प्रकार के। एक होता है संक्रमण और एक होता है असंक्रमण, है ना? तो उसको भी देखा जाए। देखिए अब देखते हैं उपार्जित रोग। देखिए उपार्जित रोग भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी बताएं, उपार्जित रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है संक्रमण और दूसरा जो होता है असंक्रमण। देखिए उपार्जित जो है, जो बाद में अभी बताए हैं, तो देखिए उपार्जित रोग में क्या होंगे। पहला जो संक्रमण के द्वारा क्या होता है, जैसे एक कोई व्यक्ति है, इनको क्या है, ये रोग जनित है। देखिए संक्रमण व्यक्ति जो क्या है, पहले रोग जनित है। अगर इनका जो रोग है वो दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाए, चला जाए, यानी इनका जो रोग है दूसरे में जो स्वस्थ है, ये अभी क्या है, स्वस्थ है,
तो इनमें क्या हो जाए, ये रोग, कोई भी एक रोग चला जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, रोग ग्रसित हो जाएंगे, यही ना होंगे। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग चला जाता है उसी को क्या बोलते हैं, संक्रमण रोग। जैसे में हम मान लेते हैं इनको हुआ था मलेरिया, तो अगर मलेरिया जो होगा, अगर इनका जो मच्छर, इनको जो मच्छर काटेगा इनमें उसको काट देगा तो इनको भी क्या हो जाएगी, मलेरिया। यानी ये क्या होते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसी तरह डेंगू हुआ, डेंगू भी क्या होगा, इनको हो जाएगा तो इनको भी क्या हो जाएंगे, डेंगू हो सकते हैं। टाइफाइड है तो इनको भी क्या हो जाएगा, टाइफाइड, इनको भी टाइफाइड हो जाए। तो ये सब जो रोग आते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग चला जाता है यानी संक्रमण होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संक्रमण रोग। और ये रोग किसके कारण होते हैं, तो रोगाणुओं के द्वारा। रोगाणुओं में आते हैं जीवाणु आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया, जैसे देखिए वायरस होंगे, जीवाणु होंगे, कवक होंगे, प्रोटोजोआ होंगे, स्कैरिस होंगे, माने जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा ये रोग क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। जैसे किसी को खांसी हुई है तो जब वो खांसेगा तो उसकी जो बैक्टीरिया जो है उसके मुंह से और नाक से वो दूसरे व्यक्ति पर क्या होगा, चला जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण रोग। ये जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं, मलेरिया, टाइफाइड या फिर एड्स, और भी रोग जैसे बता रहे हैं तो होंगे। इसके बाद दूसरा आता है इसी का असंक्रमित रोग। असंक्रमित रोग में क्या होते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति है, अगर ये रोग से क्या है, रोग ग्रसित है, यानी इनको रोग तो है लेकिन दूसरे व्यक्ति को कोई रोग इनसे न हो, उसी को क्या कहते हैं, असंक्रमित रोग। जैसे में कैंसर हुआ, कैंसर भी क्या होते हैं, असंक्रमित है। एलर्जी हुआ, मधुमेह, मधुमेह को एक और नाम होता है जिसको कहते हैं शुगर, या फिर डायबिटीज, ये सब जो है असंक्रमित रोग है। तो ये हो गए यानी रोग। और रोग के प्रकार, देखिए रोग के प्रकार दो ही प्रकार होते हैं, एक होते हैं जन्मजात, एक होता है उपार्जित। उपार्जित के दो भाग होते हैं, कभी गलती से भी 4 प्रकार मत करिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है मलेरिया ना, मलेरिया नाम सुने होंगे, नाम तो सुना होगा, मलेरिया सुने हैं, पता है ना, नाम तो सुना होगा, मलेरिया। मलेरिया म फॉर एम और एम फॉर मच्छर, एम फॉर मलेरिया, एम फॉर मच्छर और एम फॉर फीमेल। मलेरिया देखिए, मलेरिया है ना, किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से। और वो भी कौन सा मच्छर काटती है, तो फीमेल वाली काटती है, मेल वाला मच्छर नहीं काटता है। मेल मच्छर कभी नहीं काटता है, वो काटता है कौन, फीमेल ही काटती हैं। क्यों काटती हैं फीमेल, पता है फीमेल मच्छर क्यों काटती है, क्योंकि उनको प्रजनन करना है, साथ में अंडे को पोषण भी तो देना है। जैसे कभी खुले मैदान में जब आप लोग चलेंगे ना, तो ऊपरा जो मंडराते नहीं है गोल गोल, वो सब मेल होते हैं, काटते नहीं है। काटते क्या है, वो देखिए ऊपर रहेंगे, आपके ऊपर खूब गोल गोल, जिधर भागेंगे उधर उधर वो भी साथ में लगता है कि वो चल रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो वो मेल होते हैं, लेकिन फीमेल ही काटती है। डेंगू मच्छर को काटने वाला जो ये काटता है, तो इसका नाम है मादा एनाफिलीज। कौन, मलेरिया के लिए है बच्चा ना, ये मलेरिया के लिए है। अगर डेंगू के लिए कहा जाए तो जानते हैं क्या होता है, मादा एडिज एजिप्टी, ये डेंगू वाला है। डेंगू मच्छर काटता है, तो डेंगू के लिए मादा एडिज एजिप्टी, और ये है मादा एनाफिलीज। एक आता है हाथी पांव, जिसका पैरवा एगो पूरा मोटा हो जाता है ना, उसको भी मच्छर ही काटने से होता है। वो भी जो काटा है तो मादा क्यूलेक्स होता है, वो क्यूलेक्स। हाँ, जो पैरवा में जो नहीं होते हैं, तो हाथी पांव जिसको बोलते हैं,
हाथी पांव, तो ये होता है मादा क्यूलेक्स। देखिए तीनों है, लेकिन तीनों कौन है? फीमेल है, और तीनों बड़ा खतरनाक है ना? तीनों ही बड़ा खतरनाक है, फीमेल मच्छर है और तीनों ही बड़ी खतरनाक है। मादा मच्छर जो है ना बड़ा खतरनाक होती हैं, जिसमें डेंगू को काटता है तो कौन है? मादा एडिज एजिप्टी। मादा जो मच्छर काट रही है ना, हम लोगों को काटने वाला मच्छर मादा, फीमेल ही काटती हैं। अब फीमेल में जो डेंगू को काटेगा मादा एडिज एजिप्टी। इसके बाद मलेरिया को मादा एनाफिलीज, और हाथी पांव जिसके पैरवा मोटा हो जाते हैं मादा क्यूलेक्स। तीनों है मच्छर, तीनों ही खतरनाक है। तीनों के नाम है, तीनों के नाम मादा हैं और तीनों ही बहुत खतरनाक होती है, जो ये खतरनाक बीमारियां लेकर आई हैं, डेंगू, मलेरिया और हाथी पांव, जिसको फाइलेरिया भी बोलते हैं, फिल पांव भी बोलते हैं, है ना? काट देते हैं तो उसका बेचारा का पैरवा फूल जाता है, एकदम उसमें ममाज बन जाते हैं। हाँ है, वो घूमते रहते हैं, देखेंगे रोड पर, आप क्या करें, बेचारा अपना एगो पैरवा इसे लेकर घूमते रहते हैं और चल नहीं पाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो वो अभी हाथी पांव पढ़ाना है, इसी चैप्टर में है। तो देखिए मलेरिया क्या पूछा है कि मलेरिया के रोग जनक यानी किससे होते हैं, के कारक, लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले इसके कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, और ये क्या करते हैं, जब मादा मच्छर हम लोगों को काटती है ना, तो ये हम लोगों के शरीर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कौन मच्छर काटेगी? मादा एनाफिलीज। तो वही कह रहा है क्या कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो एक द्विपोषदीय परजीवी है। देखिए पोषदीय यानी इसको पोषण मिलता है, लेकिन दो तरह से मिलते हैं। आई वाला हटा देते हैं। देखिए बच्चा, मलेरिया द्विपोषदीय, जो प्लाज्मोडियम है द्विपोषदीय है। पोषदीय का मतलब उसको जो पोषण देता है, जो खाना देता है। हम लोग को खाना कौन देता है? मम्मी पापा। तो मम्मी पापा के लिए हम लोग क्या हो गए? द्विपोषदीय हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। द्विपोषदीय का मतलब जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है ना द्विपोषदीय है, तो हम लोग भी द्विपोषदीय हैं। आप लोग दो पोषदीय हैं, हम नहीं। अब तो आप मान लीजिए जो बच्चे हैं तो उनके लिए दो लोग हैं कि नहीं? एक मम्मी भी देती है खाना, पापा भी देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? द्विपोषदीय। उसी तरह मलेरिया प्लाज्मोडियम है ना, तो एक तो उसको मानव से मिल रहा है पोषण, मिल रहा है, और दूसरा उसको पोषण कौन दे रहा है? तो मलेरिया मच्छर, मादा एनाफिलीज है ना। एक तो ये प्रोटोजोआ है, कौन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है, उसको पोषण कहाँ से मिल रहे हैं? एक मादा एनाफिलीज से मिल रहे हैं, और दूसरा मानव के शरीर में मिल रहे हैं। दोनों मिल रहे हैं ना। एक तो उसके मच्छर के मुख पर मिल गया, उससे मिल गया, और दूसरा जब हमारे शरीर में जाएगा तो उसको क्या मिल जाएंगे? पोषण। तो द्विपोषदीय हो गया नहीं। और क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे से जो भोजन प्राप्त होता है वही होता है ना। तो वही क्या है जिसमें प्राथमिक पोषक कौन है? मानव। यानी इनको प्राथमिक में कौन मिलता है? तो मानव। और द्वितीय पोषक में कौन हो जाते हैं? तो एनाफिलीज मच्छर। ये क्या है? एनाफिलीज मादा है, फीमेल है। समझ रहे हैं ना। तो यही दोनों हैं कि एक है जो प्रथम है तो मानव, और द्वितीय है तो मादा एनाफिलीज। अब बात आती है कि ये संक्रमण कैसे होता है ना। तो इसके संक्रमण में क्या होते हैं? जब संक्रमित मादा एनाफिलीज, तो देखिए जब संक्रमित मादा एनाफिलीज किसी व्यक्ति को काटती है, किसको? किसी व्यक्ति को। हम मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है ना, और इसको कौन काट दे रहा है? मादा एनाफिलीज। ये काट दी किसको? इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को मान लेते हैं ये हो गए एक इनको काट दिया। जो प्लाज्मोडियम इनके शरीर में क्या कर जाएगा? कर जाएगा कि नहीं? प्लाज्मोडियम बताइए। प्लाज्मोडियम इनके शरीर में प्रवेश कर गया। शुरू में क्या होता है? शुरू में परजीवी यकृत में अपनी संख्या को क्या कर देंगे? यानी इनके लिबरवा में ना क्या करेगा? इनकी संख्या को, प्लाज्मोडियम की संख्या को क्या करेगा? पहले कहेगा बढ़ो बढ़ो बढ़ो, कोई बात नहीं, जितना होना है जितना जल्दी जिराक्स कॉपी करते जाओ, नहीं तो ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। कौन? WBC
तो पहले तो WBC करता है, प्रतिजैविक है ना, तो वो करता रहता है। तो वो फिर क्या कर देता है, फिर RBC पर यह अटैक करना शुरू कर देता है, और फिर ये क्या कर देता है, वहीं पर फट जाता है। और जो ही फटेगा एक टॉक्सिन पदार्थ का नाम क्या है, हीमोजाइन निकलता है। और यही हीमोजाइन क्या करता है, हम लोगों को ठिठुरन या फिर बुखार आता है तो लगते हैं कपकपी करने लगते हैं कि नहीं, और ये बहुत बुखार होता है, माई बहुत हमके भइल बारे, माई हमके ओढ़ा दे रे, बहुत तगड़ा बुखार, चढ़ रजाई माई ओढ़ा दे, तब वो मम्मी ठंडा लागता है। खूब करती है कि नहीं, करती है होता है ना, खांसी भी सब हो जाता है ना। वही मलेरिया का रोग है, समझ में आया है? हाँ, अब देखा, अब इसके लक्षण क्या होते हैं, ये एक कोई और नहीं, हम ही है, इसीलिए वैसा कर रहे थे, एक हम ही है, पता है ना। हाँ, मिस्टर अशोक कुमार, नाम तो सुना होगा मिस्टर अशोक कुमार, हाँ देखे भी हैं। हाँ देखिए लक्षण में क्या है कि रोगी को भूख नहीं लगती है। हाँ, रोगी को भूख नहीं लगती है। कौनो रोग आता है तो भूख कहाँ लगेगा जी, पहले पाचन तंत्र पर तो अटैक करता है, भूखिए मार देता है। जब खाएंगे तो वो रोग कहाँ होगा, कहेंगे कि अरे एक बुखार भाई के खाएंगे ना तो अरे भाई बुखार भाई चापत या खाना, देखो बोल रही है, सही बोल रही है। जब बुखार होता है ना तो पापा लोग जानते हैं, हम लोग मिडिल क्लास वाले ना हैं, जो मिडिल क्लास वालों को बहुत कम मिलता है ये सब खाने के लिए, काजू किशमिश हुआ, अच्छा अच्छी चीज़ों खाने के लिए बहुत कम हम लोगों को मिलता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बुखार हो जाए तो हम लोगों को सेब हुआ, अनार हुआ, काजू किशमिश खाने को मिले। जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो लोगों को सोचना पड़ता है। तो वही जब बुखार हो जाता है तो पापा या मम्मी लोग ले आती हैं तो देती है, तो दूसरा का भैया अब उसको देख कर ऐसे ऐसे एकदम देखता है ना, ऐसी स्थिति आती है, ऐसे देखेगा और उसका एकदम मुंह से लार आ रहा है, ओके बुखार बा, झूठ बोलता है, ओके बुखार नहीं खे, वो झूठ बोल रहा बा जौन की ओके बुखार बा, इतना खाता तो ओके बुखार बा, यही होता है ना। तो मिडिल क्लास की यही एक समस्या होती है। 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो फिर और समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये बीमारी है तो बीमारी में सबसे पहले भूख नहीं लगती है ना। दूसरा, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, नहीं बुखार हो जाती है, और साथ में क्या हो जाता है, रोगी का जी मचलता है, मचलेगा कि हम हाई खा ले, लेकिन मन में नहीं करेगा अरे खाई तो दुखाई होता है ना, नहीं खाया जाता है। और साथ में क्या हो जाता है, जोड़ों में जितने जोड़ होंगे ना, अकड़ एकदम जोड़ों में क्या होगा, एकदम अकड़ एकदम दर्द करेगा इधर उधर पूरा चारों तरफ एकदम, तब भी इधर नहीं घूम जाएंगे, घूमे तो अरे माई रे माई, फिर इधर अरे माई रे माई, सब हो जाता है। यही करते हैं ना, समझ में आया। इसके बाद देखिए इसका उपचार क्या है, तो जानते हैं इसका उपचार 300 वर्षों से हो रहा है। कुनैन में एक औषधि दी जा रही है मलेरिया की, कुनैन में। तो वही क्या है, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि दी जाती है ना। परंपरागत यानी ये चलता रहता है, परंपरागत का मतलब कि ये परंपरा चलती आ रही है। और इसके बचाव में हम लोगों को सीधी बात है, मच्छर है ना, तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करिए, एक तरह की औषधि है। और ये जानते हैं, ये साफ सफाई करनी चाहिए, अगल बगल जितने हैं गड्ढे उड्ढे हैं तो उसको बंद करिए, नहीं बंद कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए, तो सभी मच्छर मर जाएंगे। या फिर DDT का छिड़काव कीजिए, जो नहीं आते हैं मार्केट में, धुआं गाड़ी रहता है, धुआं आदम आता है तो आप तेरे की धुआं चारों तरफ होता है ना। और हम लोग भी उसके पीछे क्या करते हैं, चलते रहते हैं कि नहीं। हम लोग बचपन में जब गाड़ियाँ धुआं लेकर आएगा ना तो हम लोग जाते थे ऐसे मुँह खोल कर, हम लोग अपने अंदरवा ले लेंगे ना तो हमारे अंदरवा कभी मच्छर में मर जाएगा। बचपन था हर गम से क्या था, बेगाना था, इसीलिए हम लोग खुश हो जाते थे, समझ रहे हैं ना। तो समझ में आया मलेरिया बहुत अच्छे से। देखिए बच्चा, अब आपका प्रश्न जो है वो है एल्कोहल ना जी। एल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक और उसके बचाव।
उसके होने वाले बचाव। एल्कोहल जो करते हैं, यानी जो शराब का सेवन करते हैं, शराब क्या है, एक नशीली पदार्थ है ना, नहीं बोलिए मत, एल्कोहल है ना, बोला जाता है, थोड़ा कम बोला जाता है। एल्कोहल क्या है, एक तरह से नशीली पदार्थ है ना जी, नशीली पदार्थ है, नशीली पदार्थ है जिसको पीने से लोगों में क्या आ जाती है, नशा चढ़ जाती है। सही बात है, चढ़ जाती है तो उनमें एक अलग तरह का ट्रेंड आ जाता है। पी लेने के बाद जो अंग्रेजी नहीं निकलती वो भी अंग्रेजी निकलती है, और जो जितने भी कमजोर होंगे उनमें अथाह शक्ति भी आ जाती है, एक तरह से अत्यधिक शक्ति भी आ जाती है उनके अंदर, कि वो शेर को भी मात दे देंगे उस समय। शेर से भी कहीं बतियाने लगे, है शांति से बैठ, ऐसा हो जाता है। तो एक तरह से ये क्या है कि इसके हानिकारक और इसके बचाव भी जरूरी है, क्योंकि ये हानिकारक लगभग बहुत ज़्यादा है। अगर 1% बस इसका लाभ होगा तो 99% इसके हानि ही होंगी, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि एक अमीर था, दारू पी पी के गरीब हो गया, और एक जो गरीब था उसका बोतल बेच बेच के वो अमीर हो गया। ऐसे भी लोग हैं कि जो अमीर है दारू पी पी के बोतल फेंकता गया, और जो गरीब है दारू का बोतल बेच बेच कर वो अमीर हो गया, ये गरीब हो गया। यानी एल्कोहल को सेवन करने वाले आज तक कभी अमीर नहीं हुए। अपवाद की बात अलग है, कोई कहेगा कि सर जी है कोई, तो वो अपवाद होंगे, तो वो किए होंगे तो कम मात्रा में, एक लिमिट में। एक होते हैं कि दूध का उठौना होता है, सुबह कुल्ला करेंगे तो इसी से सुबह उठे बेड पर से मुंह में ले लिए, इसी से हो गया। फिर अभी 10 बजे भी नशा नहीं टूटा है, फिर लेंगे 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर अरे यार थोड़ा सा दे, फिर ले लेंगे। पता चला उनका क्राइटेरिया ही यही है, 24 घंटे में 4 बार लेना, 4 बार लेना। तो उसका भी क्या होता है, एक तरह से दुष्प्रभाव पड़ेगा, है ना। समाज में भी, घर परिवार में भी क्या होते हैं, उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो उनको बचाने के लिए कई तरह के क्या है कदम उठाने चाहिए, है ना। तो देखिए, एल्कोहल के कुप्रभाव पूछा है, तो कुप्रभाव में तो कई कुप्रभाव हो सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला कुप्रभाव क्या होगा कि इससे व्यक्ति के अंदर क्या आ जाती है, हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं होता है कि जो पी लेते हैं, एल्कोहल का जो सेवन करते हैं, यानी जो नशीली पदार्थ खाते पीते हैं, उनमें एक तरह का हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है, बात बात पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। थोड़ा सा अगर उनको अच्छी बात भी समझाएंगे तो क्या होते हैं, उनको बुरा लग जाता है, और बहुत जल्दी रोते भी हैं बहुत जल्दी रोते हैं। बात बात ये हमको बोला था, और हम बात वास्तव में कहते नहीं, आज हमारा एकदम आत्मा टूट गई भाई, तो पीट पीट के कहते हैं। अरे ये जब एल्कोहल का सेवन कर लेते हैं तो एक तो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी रो देते हैं, बात बात पर लगेंगे रोने। और जब बाद में जब उनका नशा जब उतरेगा तो कहा जाएगा हम सही का रोत रहनी, हाँ वो सब कहते हैं क्या सही का हम रोत रहनी, हाँ नहीं होता है ना ऐसा। ऐसा होता है जी, समाज में तो अक्सर हर जगह ये देखने को मिल रहा है आजकल। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, इनके अंदर लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति बहुत जल्दी हो जाती है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना है। वहाँ पर देखिए ना, जहाँ पर ये बिकते उगते हैं एल्कोहल, वहाँ पर देखिए गाली गलौज का सब हो जाता है। पी रहे हैं अपने, गाली दे रहे हैं दूसरे को, माँ बहन को, उसमें उनकी क्या गलती है, देखिए। तो वो हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरा है, इसके अधिक सेवन से श्वसन घात, यानी जो सांस लेने में क्या होती है, दिक्कतें होने लगती हैं, हृदय घात हो जाता है। हृदय घात का मतलब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। बहुत ज़्यादा पी लेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर, सांस लेने में भी दिक्कत, हृदय घात हो जाता है, या फिर व्यक्ति कोमा में भी चल जाता है। कभी चलते फिरते कहीं गिर जाते हैं, चोट वोट लग जाती है, तो कौन दवाई कराएगा। अब तो पी कर सब पैसा खत्म कर दिए, है ना, वो तो पी कर सब खत्म हो गया।
तब कोमा में चले जाएंगे तो दवा कौन कराएगा? आपके परिवार वाले। किस कंडीशन में है, कैसे भी है, चंदा लेकर इधर उधर से मांग कर क्या करते हैं, उसकी दवा कराते हैं। तो इससे बचना चाहिए। और क्या होता है, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो ज़्यादा दारू पीता है उसका लीवर खराब हो जाता है। दारू जो पीने वाले, एल्कोहल का सेवन करने वाले जितने लोग हैं, समझिए एक न एक दिन कैंसर का रूप धरेगा ही धरेगा। लीवर खराब होगा, और लीवर खराब होगा तो कैंसर का रूप धर लेगा। तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। जब लीवर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जरूरी है कि लीवर, एल्कोहल पीने से ही लीवर खराब होते हैं। वो चिकना पदार्थ भी खाने से लीवर खराब हो जाते हैं, तो उससे भी होता है। इसके बाद क्या आता है, गर्भावस्था के दौरान, यानी जो महिलाएं भी क्या करती हैं, एल्कोहल का सेवन करती हैं। कुछ महिलाएं जो हैं एल्कोहल का सेवन करती हैं, लेकिन जब गर्भावस्था यानी जब वो माँ बनने वाली हैं तो उस समय नहीं करना चाहिए। नहीं तो बच्चे पर क्या होगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरी तरह से बच्चा को पोषण नहीं मिलेगा। अब पोषण नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि गर्भ में वो बच्चा अपंग हो सकता है, या चाहे उसका विकास रुक जाए, या फिर वो मर सकता है। हर तरह की कंडीशन। जब पेट में ही बच्चा मर जाएगा तो उसको ऑपरेशन के द्वारा या चाहे जैसे भी डॉक्टर वो अपना काम करे तो नुकसान तो होगा ही ना। तो वही कर रहा है क्या, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा इसका सेवन करने पर गर्भ पर इसका क्या हो जाता है, प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? ये सब चीजों से बचना चाहिए, समझिए। क्योंकि लकी है, और लकी का हमेशा कहती है ना जी, लकी का एक शब्द है, कहती है कि लकी का लक 2 कदम आगे चलता है। और जितने एल्कोहल सेवन करने वाले वो लोग यही कहते हैं, एल्कोहल सेवन करने वाले यही कहते हैं कि हमारा लक भगवान के साथ चलता रहता है। हम लक को भी मात देकर, कहते हैं मौत को टक से छूकर आ जाते हैं, वापस आ गए हैं, है ना। क्योंकि वो उनके अंदर क्या आ गई है, हिंसक प्रवृत्ति आ गई है। तो जब हिंसक प्रवृत्ति आती है तो अंदर से कौन कौन सा शब्द निकलेगा उस समय तो नहीं पता। बाद में भले वो पछतावा होगा कि हम बोले हैं, समझी लकी। तो आपका लक 2 कदम आगे चल रहा है तो इसका सेवन, ये सब गंदी चीजें हैं। आप नहीं कर रहे, हमको पता है, लेकिन हम बताए हैं कि कभी कभी लक को भी क्या होता है, मत जब हो जाते हैं। अरे जब तक ऊपर वाला चाह रहा है तब तक आपका लक साथ में है, नहीं तो सब खत्म है ना। महाभारत में 64 का खेल था ना, वो दुर्योधन और युधिष्ठिर में हुआ था ना। तो वहाँ पर देखे थे वो लोग क्या बोले थे कि मामा शकुनी थे, तो उनका जो पासा था, मामा शकुनी उनका पासा जो था, तो कहा जाता है कि वो जो बोलते थे वही वो नंबर आता था। अगर वो कह देंगे कि 12 तो पासा फेंकेंगे तो 12 ही आता था, क्योंकि उनका पासा जो है उनके अनुसार ही चलता था। और उनका पासा जो था ना, उनके पिता की हड्डी से ही बनाए थे, उनके पिता के हड्डी से, कहा जाता है, इसे हम सुने भी हैं। और इधर से युधिष्ठिर, तो वो तो छल कपट हुआ, क्योंकि उनका पासा क्या था, सब मामा शकुनी फेंक रहे थे। अगर वही पासा अगर दुर्योधन फेंकता तब तो बतिये नहीं होता। तो वही उस समय जब हो गया इतनी सब बातें, तो वहीं पर जानते हैं वो अर्जुन पूछे थे कि कृष्ण से कि आपने हमारा मदद क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि क्या तुम लोग जब 64 का गेम खेलने आए थे तो हमको याद किए थे। अगर तुम लोग हमको याद कर लिए होते तो तुम लोग उसमें नहीं हारे होते, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उधर से जब फेंकने वाला मामा शकुनी थे तो इधर से हम फेंकते पासा, और जब भगवान खुदे पासा फेंकेंगे तो है कोई कि उसको कोई हरा दे, कोई नहीं हरा पाएगा। तो ये भी लोग पीते हैं तो कहते हैं कि हम मौत को टक से छू कर वापस आ जाते हैं, लेकिन कब तक। अत है तो सही है, अति हो गया तो फिर भगवान भी कहते हैं कि चल हमारा साथ। यमराज का जो भैंस है ना, कि भैंसा वो आ जाता है, कहता है चल हमारा साथ, बांध कर ले चले करके, क्योंकि ये क्या किया, बहुत तांडव किया है। तो इसका सेवन से बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसके एल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने के कारण व्यक्तियों में कैसा आ जाता है, अकेलापन आ जाता है। कहते हैं हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े।
करके हमने देखा है ना, जीता था जिसके लिए, यही सब आ जाता है उनके अंदर। क्या आ जाती है? अकेलापन आ जाता है। कहते हैं हमको दुख है, हमको बहुत दुख है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं। बताइए, इसका सेवन दुख में ही किया जाता है। कोई कहता है कि हमको बहुत खुशी हुआ है तब हम आज पिए हैं, जैसे होली में बहुत खुशी हो जाता है, दुख में भी पीते हैं। हाँ नहीं, अब देखिए आजकल तो आम बात हो गई है, तो लोग कहते हैं कि आज थोड़ा सा दुख में थे तो हम कर लिए, अच्छा आज बहुत खुश थे तब। हम लोग भी खुश होते हैं, दुख होता है। जो नहीं पीते हैं समझिए धरती पर कैसे वो अकेलापन गुजारते होंगे, तो वो भी तो है, उनको भी तो दुख होगा। तो हर दुख का दवा यही नहीं है अकेलापन होना। तो इसका मतलब क्या है कि हम यही काम करेंगे। तो व्यक्ति जब अकेलापन होता है ना, जब चारों तरफ से दबाव आ जाता है, तो क्या होता है कि लोग अब उसको सोचते हैं कि अकेलापन को दूर करने के लिए बुरा कदम उठ जाता है। वो भी कोई गलत काम नहीं कर पाते हैं, क्या करें, कोई काम इधर उधर नहीं हुआ तो अंत में वो उठ जाता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, यानी अपने जो हम अपने हैं जो साफ सफाई पर, उस पर क्या होंगे, ध्यान नहीं देंगे। जैसे मैला कुचैला कपड़ा पहन लेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, नहाए धोएंगे नहीं, ऐसे ही पी कर एकदम सो गए, तो इसमें क्या आ जाती है, उनकी एक बुरी आदत हो जाती है। और साथ में सोने की आदत, मित्रों से क्या हो जाती है, संबंध क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जो अच्छे मित्र हैं तब उसको बार बार अगर अल्कोहल का सेवन करके उसको बार बार उल्टा सीधा बोलेंगे, वो बार बार आपको समझाएगा कि ये काम मत करो, तो क्या होगा, इसमें संबंध तो बिगड़ेगा ना। तो ये सब क्या होते हैं, अल्कोहल के दुष्प्रभाव। और भी है जो बोल रहे थे, जरूरी थोड़ी कि लिखे तभी, कुछ और भी तो हो सकते हैं। इसके बाद इसका रोकथाम और उपचार क्या हो सकता है? रोकथाम या फिर उपचार। तो उपचार के लिए यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनका पोषण क्या है, यानी पालने का वो उच्च स्तर का होना चाहिए। बच्चे को अच्छे से संस्कृति और संस्कार देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है। जो बच्चे जानते हैं, एक चीज बता दे रहे हैं, जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ पले बढ़े हैं वो कभी नहीं बिगड़ते हैं, 90% नहीं बिगड़ेंगे। दादा दादी के साथ जो बच्चे पले बड़े हैं, बचपन उनका दादा दादी के साथ बीता है, समझिए उन बच्चों को संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही संस्कार सीख जाते हैं दादा दादी से। मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं, पापा चले गए काम पर, मम्मी भी अपना काम, तो रहते किसके साथ है, दादा दादी के पास। और दादा दादी का कोई काम है नहीं, उनका आखिरी मित्र वही होता है। बच्चे का जो आखिरी मित्र है वो उसके दादा दादी है, और बच्चे का जो पहला मित्र है वो उसके दादा दादी है। दादा दादी का आखिरी मित्र वही है बच्चा, और बच्चे का जो पहला मित्र है वो दादा दादी है। अगर इन दोनों में अगर कॉम्बिनेशन अगर हो गया ना, तो समझिए बच्चे को बिगड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका पोषण जो होगा पालने का वो उच्च स्तर का हो जाता है। लेकिन आजकल वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि परिवार क्या हो गया, एकाकी हो गया है, अकेले रहने की आदत हो गए हैं, जिस कारण संस्कार भी धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। नहीं तो पहले के लोग देखिए दादा दादी के साथ रहते थे, दादी मम्मी खाना बना रही है, दादा दादी क्या कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पोस रहे हैं सब। बच्चा कब बड़ा हो गया माँ को भी नहीं पता, दादा दादी का भी समय बीत जाता था। तो वही कह रहा है क्या कि बच्चों का लालन पालन उच्च स्तर का होना चाहिए, यानी उनको बुरी संगति से अवगत कराना चाहिए कि ये रोकना नहीं चाहिए, उसको अवगत कराइए, अवगत कराइए कि ये तुम, उसको बताइए कि ये तुम जो करोगे ये गलत चीज है, ये नहीं कि तुम उसके साथ मत जाओ। ये कहेंगे तो वो नहीं मानेगा, उसका दुष्प्रभाव बताइए कि उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, तब होगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। देखिए अनावश्यक दबाव जो उल्टा सीधा नहीं होता है, तो दबाव दिया जाता है बच्चों पर कि ये करो वो करो हाई काम करो, उससे उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। साथ में बच्चों को कुसंगत से दूर रखना चाहिए, उसको समझाइए कुसंगति का मतलब जो है दुष्प्रभाव जिससे पड़े तो उसके बारे में बताइए, और उससे कहिए कि तुम दूर रहो। आजकल तो यही ना सिखाया जा रहा है। और नशीली पदार्थों का आदी होने पर हमें कहाँ जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट,
साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है जो डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजी के, उनके पास जाकर संपर्क करना चाहिए कि हम ये छोड़ना चाहते हैं तो उसका कोई उपाय बताइए। अचानक तो छोड़ नहीं पाएंगे, अचानक छोड़ेंगे तो आपके शरीर पर कई तरह के क्या होते हैं वो बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? तब आगे चले। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न आपका है वो है एड्स रोग के संचरण, लक्षण और नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एड्स के बारे में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है कि एड्स किसे कहते हैं, या फिर एड्स के लक्षण बताइए, या फिर एड्स के लक्षण को जो नियंत्रित करने के उपाय, यानी एड्स को नियंत्रित करने के उपाय, ये सब के बारे में ये हर साल प्रश्न पूछता है। तो इस पर क्या करिएगा, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एड्स रोग के संचरण, पहले संचरण है, फिर इसके बाद उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, और इसके बाद इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा, यानी इसका उपचार कैसे किया जाएगा, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, एड्स जो है, कहा जाता है कि एड्स जो है एक संक्रमण रोग है, यानी एक व्यक्ति से क्या होता है दूसरे व्यक्ति में ये चला जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस से होने वाला एक तरह से बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। एड्स का कोई इलाज नहीं है, अगर हो गया तो शुरुआत में अगर पकड़ आ गई तब तो बचाया जा सकता है, नहीं तो फिर व्यक्ति का मौत होना कंफर्म है। तो ये देखिए, एड्स जो होते क्या है, एड्स के जो वायरस होते हैं वो HIV वायरस के कारण होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी के व्यक्ति का जो HIV जो वायरस से संक्रमित व्यक्ति है उसका अगर ब्लड दे दिया जाए किसको, दूसरे व्यक्ति को, तो उसको HIV एड्स हो सकता है। या फिर यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से भी क्या होते हैं, एड्स रोग होते हैं। या फिर नशीली दवाओं को सुई के द्वारा लिया जाता है, तब भी एड्स होने की क्या होती है, संभावनाएं होती है। तो देखिए, एड्स होते क्या है, तो यह रोग HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। किस वायरस के द्वारा होता है, तो याद कर लीजिएगा, HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। जिस व्यक्ति में HIV वायरस होता है उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं, यानी जिनमें होगा उसे क्या बोलेंगे, HIV पॉजिटिव, और नहीं होगा तो HIV निगेटिव कर देता है। आजकल हर जगह देखिए ब्लड टेस्ट होता है, तो वहाँ पर टेस्ट आपका जरूरी हो जाता है कि HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि रक्त भी जब हम लोग देते हैं, यानी ब्लड को डोनेट करते हैं ब्लड बैंक में, तो वहाँ पर भी आपका HIV वायरस जो होता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसको देखकर ही किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति HIV कहीं वायरस तो नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया तो वो तीसरे व्यक्ति में जाएगा, तीसरे से चौथे, इस तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगी। इसीलिए इसका जांच करवाना अति आवश्यक है। तो वही HIV वायरस हमारे रक्त में उपस्थित टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी टी लिम्फोसाइट पाया जाता है बच्चा, टी लिम्फोसाइट, ये हम लोगों के शरीर का जो कहा जाता है BSF है, टी लिम्फोसाइट। कोई भी रोग अगर आता है तो सबसे पहले यही लड़ने का काम करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो WBC में। देखिए, ये WBC में एक पाया जाता है टी लिम्फोसाइट, जो क्या करता है BSF, यानी बॉर्डर का पर ये एकदम पूरी तरह से रोग जो आएंगे हम लोग के शरीर में उसको पूरी तरह से नष्ट करने का ये काम करता है। लेकिन जो HIV वायरस है इसी को धीरे धीरे नष्ट कर देगा, और जब नष्ट कर देगा तो अन्य रोग भी हमको क्या होगा, होना शुरू हो जाता है। तो वही क्या है, धीरे धीरे नष्ट करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे अब कम होने लगती है। जाहिर सी बात है, जब हम लोगों की जब WBC जो है रोगों से लड़ने की सबसे अधिक होती है, अचानक ये एड्स नहीं होगा। एड्स होने से पहले जानते हैं क्या होगा, छोटी छोटी बीमारियां होना शुरू हो जाएगा, होगा सही होगा फिर होगा, बुखार आया दवा खाएं आराम हो गया, फिर एक हफ्ते के बाद फिर बुखार आया आराम हो गया, फिर एक हफ्ते के बाद, इसी तरह कई रोग अब धीरे धीरे क्या होंगे, जकड़ना शुरू कर लेते हैं। और अंत में जब इसका विकराल रूप दिखाई देता है तब वही अब खत्म। अगर शुरुआत में अगर HIV अगर वायरस का अगर जांच करा लिया जाए तो एक संभव तक उसको बचाया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी खतरनाक बीमारी होगी, बच्चा ये याद कर लीजिएगा कि कोई भी खतरनाक अगर बीमारी होगी
तो वो कब होती है? धीरे धीरे पहले सभी रोगों को आमंत्रित करता है, और आपके WBC का जो होता है ना, उसकी काउंटिंग को क्या करता है, धीरे धीरे पहले नष्ट करता है। और जब WBC इतना कम हो जाएगा कि आपका छोटा सा भी बीमारी को लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो वही बीमारी एक विकराल रूप ले लेती है। तो शुरुआत में ही अगर कोई भी बीमारी हो तो उस पर एकदम सतर्क होकर दवा कराना चाहिए। देखिए क्या है, ये तो हो गए। क्या कर लेता है, यह रोग HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में HIV वायरस होता है उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। HIV वायरस हमारे रक्त में उपस्थित, देखिएगा किसको नष्ट करता है, T लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाता है, तो श्वेत रक्त कणिका यानी WBC में पाए जाते हैं, को धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब रोग के संचरण यानी रोग के जो संचरण किसके कारण होता है, तो अभी बताएं कि रोग के संचरण जो होता है ब्लड के माध्यम से। अगर एक व्यक्ति का जो है HIV पॉजिटिव अगर ब्लड है, अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसके द्वारा हो सकता है, या फिर यौन संबंध बनाने से जो व्यक्ति में HIV पॉजिटिव है यानी जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर उसके साथ भी अगर यौन संबंध बनाया जाए तब हो सकता है, या फिर योनि द्रव के द्वारा। तो वही क्या कर रहा है कि इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी ब्लड से, वीर्य से और योनि द्रव आदि के द्वारा क्या होते हैं, होता है। यानी ये ब्लड हुआ, वीर्य हुआ या फिर योनि द्रव, ये सब के कारण क्या होते हैं, HIV वायरस के जो होते हैं HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग एड्स। इसके बाद रक्त एड्स के लक्षण क्या होंगे। देखिए लक्षण है, विकराल रूप है ये एड्स का जो है, बहुत ही खतरनाक रोग है। तो इसके पहले क्या होंगे, धीरे धीरे लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। तो क्या होते हैं, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना। देखिए वही बात है कि शुरुआत में क्या होगा, पहले सामान्य जो होंगे ना, छोटी छोटी बीमारियां आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। सामान्य रोग एड्स होने से पहले क्या होते हैं, सामान्य जो रोग होती हैं आएंगी जाएंगी, धीरे धीरे होंगी, जाएंगी आएंगी जाएंगी, और एक दिन ऐसा होगा कि ये विकराल रूप धर लेती हैं। तो वही है, पहले शुरुआत में क्या होगा, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना। फिर दूसरा है टीबी जो होता है बहुत खतरनाक रोग है। ये लंग्स से प्रॉब्लम होती है, जिससे मुंह से ब्लड भी आने लगते हैं। ये भी एक तरह से बहुत खतरनाक रोग है। टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि रोगों का इलाज कराने के बाद ठीक न होना। देखिए टीबी हुआ, कैंसर हुआ या फिर निमोनिया हुआ, मान लेते हैं कभी कभी पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ाता है तो बीमारियों का इलाज कराते हैं, फिर दोबारा आ जाता है, तो वो भी एक तरह से क्या हो जाते हैं, ठीक ना होना। इसके बाद तीसरा है सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। सांस लेने में तकलीफ होगी, साथ में क्या होगा, वजन कम हो जाएंगे, वजन का कम होना ये भी होता है। शरीर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, शरीर पूरी तरह से सूख जाते हैं। ये भी एक तरह से आते हैं, इसी के अंतर्गत नहीं लिखे थे। तो देखिए वजन भी कम होने लगेगा। जब वजन कम होगा तो शरीर भी क्या होगा, एकदम सूख जाते हैं, क्योंकि WBC अब रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म कर देगा। गाल, आंख, मुंह सब धंस कर पेट भी अंदर सब एकदम कंकाल की तरह दिखने लगते हैं। अब इसके बाद आता है एड्स के बचाव के उपचार। क्या क्या उपचार हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो उपचार वही है कि जो HIV पॉजिटिव जो ब्लड है उसको न लिया जाए। सबसे पहले है क्या कि रक्त ग्रहण करते समय HIV का जांच करवाना है। यानी जो HIV कहीं अगर हमारे शरीर में, हम तो स्वस्थ हो जाएंगे, सामान्य रोग है तो हम दवा हुआ लेकर, चाहे ब्लड वलड चाहिए तो हम तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई HIV पॉजिटिव वाला ब्लड अगर आ गया तब तो वो तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसीलिए पहले HIV पॉजिटिव का क्या किया जाता है, जांच कराया जाता है। फिर यौन संबंध, देखिए दूसरा है बहुत खतरनाक है, यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा अपनानी चाहिए। देखिए अगर कोई भी है, यौन संबंध बनाते समय क्या करना चाहिए, सुरक्षा अपनानी चाहिए। अगर अनजान व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध बना रहे हैं तो उसमें प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। प्रोटेक्शन में क्या होते हैं, कंडोम का होना जरूरी है। कंडोम के साथ यौन संबंध बनाना चाहिए, नहीं तो असुरक्षित यौन संबंध अनजान व्यक्ति से कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो वो एक तरह से क्या है, एड्स का एकदम वो न्योता दे रहा है कि अगर ऐसा ही अनजान व्यक्ति से इसी तरह अगर यौन संबंध बनाए बिना कंडोम के, तो वहाँ पर उसको क्या होगा,
नुकसान होगा। इसके बाद कह रहा है क्या, तीसरा, सुई से नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सुई के द्वारा डायरेक्ट जो होते हैं नसों में क्या कर देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा नशीली पदार्थ लेते हैं। ये भी एड्स का ही क्या है, एक रूप है, जो कि इससे भी बचना चाहिए। इस तरह से एड्स जो था क्या, एड्स रोग के संचरण और एड्स रोग कहते किसे वो बता दिए, संचरण, लक्षण तथा नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इस तरह से आप ये जान जाइए कि ये क्वेश्चन भी क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एड्स के बारे में हर साल पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है वो है कैंसर क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कैंसर क्या है, इसके उपचार और इसके जो लक्षण हैं इसके बारे में समझाइए या फिर इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चा ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं कैंसर के बारे में क्या पूछता है, कहीं कहीं 3 नंबर में पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में पूछेगा, कहीं कहीं 2 नंबर में भी, यानी इन सब में क्या करता है, पूछता रहता है। कभी पूछ देता है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो कैंसर के प्रकार लिखना पड़ता है। कैंसर का मुख्य कारण कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है, कैंसर का मुख्य कारण क्या है, तो वहां पर बताना होता है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में अवश्य पूछता रहता है, यानी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं कि कैंसर क्या है और कैंसर जो है इसके लक्षण और उपचार का क्या करिए, वर्णन कीजिए, या कैंसर किससे होता है। हर तरह से ये कैंसर के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखिए कैंसर होते क्या है, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी चीज की अति हो जाती है तो वही क्या हो जाते हैं, कैंसर, उससे इरिटेट होने लगते हैं, इरिटेट हो जाएंगे, और जब इरिटेट हो जाएंगे तो कैंसर हो सकता है। तो उसी तरह कोशिका विभाजन होता है ना, तो एक सेल डिवीजन होता है, तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन का ही कारण क्या होता है, कैंसर होता है। यानी अनियंत्रित होंगे कोशिकाएं, जो सेल डिवीजन होते हैं, हम लोगों के शरीर में सेल डिवीजन होता रहता है, कहीं कहीं अर्धसूत्री होते हैं तो कहीं क्या होता है, समसूत्री होता है। तो अक्सर समसूत्री होता है, जन्म के समय क्या होता है, सिर्फ अर्धसूत्री होते हैं, नहीं तो बाकी क्या होते हैं, समसूत्री होते हैं। तो एक लिमिट के अनुसार, यानी एक समय अगर अनियंत्रित सेल डिवीजन होता रहेगा तो जब कोशिकाएं, जब जहां जरूरत है हमको क्या है 1000 कोशिका की, और वहां पर पहुंच गए 2000 कोशिका, तो अब बताइए 1000 कोशिका की जरूरत थी लेकिन पहुंच गए 2000, तो ये जब 1000 एक्स्ट्रा जो बने हैं अब वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को एकदम सट कर क्या बना लेते हैं, गांठ बना लेंगे, और यही गांठ क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। अगर ये समय रहते, अगर ये निकल जाए तो अच्छा है, अगर यही नहीं निकलता है तो धीरे धीरे ये क्या कर लेता है, एक विकराल रूप ले लेता है, जिससे हम लोग कैंसर का नाम दे देते हैं। कहीं कहीं शरीर पर गांठ होगा, या चाहे कहीं थोड़ा सा लगेगा कि ये गांठ की तरह है, गिल्टी टाइप का, तो उसको निकलवा देना ही बढ़िया है, या फिर उसका अच्छे से इलाज कराना। नहीं तो कैंसर का वो रूप धर लेता है कि अनियंत्रित कोशिका का विभाजन ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। सबसे यही है कि अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन ही क्या हो जाता है, होने लगेगा तो गांठ बनेगा, और गांठ ही क्या हो जाते हैं, कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो वही कह रहा है क्या, देखिए उत्तर इसका देखेंगे, जब शरीर के किसी भाग या ऊतक कोशिकाओं, देखिए जब शरीर के किसी भी भाग, कोई भी भाग हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कैंसर सिर्फ यही गले में होंगे तो लीवर में है, ये किसी भी भाग में या फिर ऊतक कोशिकाओं में, यानी ये जो है ना चर्बी और भी जो ऊतक हैं तो उसी में, मसल्स में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण गांठ का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कैंसर कह देते हैं। यानी किसका निर्माण होता है बच्चा, तो गांठ का निर्माण होता है, किसके कारण होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजित, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण ही क्या होते हैं, गिल्टी होती है, वही गिल्टी क्या कर लेता है, कैंसर का रूप धर लेता है। तो यही कैंसर की परिभाषा है कि जब शरीर के किसी भाग या ऊतक कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण गांठ का निर्माण होता है तो उसे कैंसर कहते हैं। और कैंसर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, याद कर लीजिएगा, कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कैंसर क्या हो गए हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
जिसमें पहला क्या है, सूदम या अर्बुद ट्यूमर, सूदम या अर्बुद ट्यूमर, अर्बुद ट्यूमर, यही है। तो देखिए सूदम क्या होते हैं, ये जो होते हैं जैसे गांठ तो होते हैं ये शरीर में, तो ये क्या होते हैं, सूदम जो ट्यूमर होते हैं वो एक जगह क्या होते हैं, स्थिर होते हैं और संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा ये क्या होते हैं, ढके रहते हैं। इनसे कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है, अगर समय रहते अगर इनको निकाल दिया जाए तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है। जैसे नहीं होता है कि यहीं पर कहीं गांठ बन गया, जैसे स्तन पर कहीं गांठ बन गया या कमर के पास कहीं गांठ बन गया, चाहे गले के नीचे जो है यहाँ पर कोई गिल्टी हो जाती है, तो इन सब का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि समय रहते इसको निकालना पड़ता है तब। तो वही क्या है, यह निश्चित स्थान पर स्थिर बने रहते हैं, यह संयोजी ऊतक से बने आवरण से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। यदि इनको समय पर निकाल दिया जाए तो कोई हानिकारक नहीं होता है। यानी अगर इनको समय रहते अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, इसमें कोई हानिकारक नहीं होती है। तो वही कह रहे हैं क्या, सूदम या फिर अर्बुद जो ट्यूमर होते हैं यह निश्चित स्थान पर, कहीं देखिए शरीर में कहीं भी गांठ बना होगा तो वो क्या होगा, वहीं पर स्थिर रहता है। यानी सूदम ट्यूमर किसे कहते हैं, तो सूदम ट्यूमर वह ट्यूमर होता है जो शरीर के किसी भी भाग पर क्या होते हैं, एकदम गांठ बनाकर स्थिर रहेंगे और कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, अगर पकड़ेंगे तो इधर उधर बस खाली करते रहते हैं अपने जगह पर ही, गोलाई में ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जैसे मसल्स है यानी ऊतक है तो वो उसको घुमाएंगे तो वो भी क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन इसको सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेकर चले जाए तो वो नहीं जाएगा, और संयोजी ऊतक के द्वारा वो क्या होते हैं, पूरी तरह से ढके रहते हैं। लेकिन इसको समय रहते अगर क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए तो कोई हानि नहीं है, अगर नहीं निकाले तो फिर हानि ही हानि है। और वही क्राइटेरिया को क्या बोल देते हैं, सूदम ट्यूमर। समझ में आया। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा है दुर्दम ट्यूमर। देखिए दुर्दम ट्यूमर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगा, चला जाएगा। जिसमें ये जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कोई इसका हाथ पैर नहीं होते बच्चे। हम लोगों के शरीर में जो प्रवाह होता है, परिसंचरण तंत्र है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो परिसंचरण तंत्र क्या आते हैं, ब्लड यानी रक्त कोशिकाएं, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर वहां पर भी क्या करेगा, गांठ बना लेगा। उसी को दुर्दम ट्यूमर कहते हैं। यानी यह ट्यूमर नहीं होता है, इनकी कोशिकाएं रक्त के साथ परिसंचरित होकर दूसरे अंगों में जाकर नया ट्यूमर बना लेते हैं। देखिए यह कोई ट्यूमर नहीं है, बस एक स्थान जिसकी रक्त कोशिकाओं से, किसकी कोशिकाएं, तो कैंसर की कोशिकाएं रक्त के साथ क्या हो जाती है, परिसंचरित होकर दूसरे अंगों में जाकर क्या बना लेती है, ट्यूमर बना लेती है। और ट्यूमर ही क्या है, कैंसर। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, लेकिन किसके द्वारा तो जाएंगे, तो रक्त के द्वारा, क्योंकि वही हम लोग के शरीर में क्या है, पूरी तरह से फ्लो कर रहा है। बाकी सब तो अपने अपने जगह पर है, लेकिन रक्त क्या है, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उसी के कारण ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता रहता है। तो ये हो गए यानी क्या, कैंसर के प्रकार। अब देखते हैं कैंसर के कारक। कैंसर के कारक क्या हो सकते हैं। देखिए कैंसर कई कारणों से हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। कैंसर जो है कई कारणों से होता है। किसी को स्किन कैंसर है तो किसी को गले का कैंसर है, तो किसी को लीवर कैंसर है, तो किसी को फेफड़ा कैंसर है। माने कैंसर हर तरह से है। तो ये जरूरी नहीं कि कैंसर के कारक, तो कैंसर के कई कारक हैं। जैसे एक्सरे हो गया, एक्स किरणें, या चाहे यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सूर्य के प्रकाश से जो आती हैं, तो किसी को उसी से एलर्जी होने लगता है कि उसके स्किन कैंसर होने लगते हैं, यानी उसके स्किन पर क्या हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। तो यूवी किरणें हो सकती हैं, या चाहे एक्स किरणों के कारण भी क्या होते हैं, या चाहे कोई काम कर रहा है कहीं एक्सरे सब फैक्ट्री वैक्ट्री में, तो उससे जो विकिरण निकल रही हैं तो उनकी त्वचा भी क्या हो जा रही है, क्षय होती जा रही है, उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। तो इन सब से बचाव रखना पड़ता है। नहीं होता है कि फैक्ट्री में चाहे कहीं काम उम करते हैं तो वहाँ पर जो किरण निकल रही हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। फैक्ट्री से जो धुआं निकल रही हैं उससे भी हो सकता है। धुआं से जो होता है तो वो फेफड़ा कैंसर हो सकता है, यानी लंग्स का कैंसर कह सकते हैं। कोई क्या करता है, पान तंबाकू गुटखा खाता है तो उसको गले में कैंसर हो सकता है। तो कैंसर हर तरह से कहीं भी हो सकता है। लीवर कैंसर भी है कि खान पान पर अगर ज़्यादा ध्यान न दें, कोई एल्कोहल का सेवन ज़्यादा से हद से ज़्यादा कर देता है
तो लीवर कैंसर हो जाता है। तो कैंसर किसी भी तरह से हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसका मुख्य कोई कारण है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कैंसर के कारक क्या है, तो कैंसर के निम्नलिखित कारक हैं, जैसे एक्स किरणें, यूवी किरणें, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कांगरी, तंबाकू, सिगरेट आदि से भी क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। ये इसका क्या है, मुख्य कारक है। कैंसर के जो मुख्य कारक हैं, यहाँ पर एल्कोहल को भी ले सकते हैं। अगर एल्कोहल का भी सेवन जो ज्यादा हद से ज्यादा करेगा तो उसका भी क्या हो जाते हैं, लीवर कैंसर हो सकते हैं। आदि चीजें क्या है, कैंसर का ही एक रूप है। इसके बाद देखिए इसका पूछा क्या है, इसका तो इसके कारण और अब इसका लक्षण और उपचार के बारे में भी देख लेते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद देखते हैं कैंसर के लक्षण, यानी कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं, यानी जिसको कैंसर हो जाता है तो उस कैसा उसको महसूस होता है, उसके क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में। तो देखिए कैंसर के जो लक्षण होते हैं, तो पहला तो आता है क्या, कि कैंसर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। यानी कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, यानी कैंसर के जो सेल्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, अनियंत्रित वृद्धि करने लगते हैं, तो जिसके कारण कैंसर का रूप ले लेता है। दूसरा है ट्यूमर निरंतर क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। यानी जो गांठ है वो क्या करने लगेगा, अब जो सामान्य अवस्था से अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी गांठ थी, तब वो क्या होगा, धीरे धीरे अब वो गांठ बढ़ने लगेगा। जैसे एक सरसों के दाने के बराबर अगर एक ट्यूमर है, अगर वो मटर के दाने के समान होने लगे तो समझिए कि वो क्या है, कैंसर है, क्योंकि अब वो गांठ क्या होने लगे हैं, वृद्धि होने लगे हैं। फिर तीसरी आ जाती है कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। देखिए शरीर में अगर कोई भी रोग होता है ना, तो सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ता है पाचन पर, यानी पाचन शक्ति क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है। सबसे ज्यादा समस्या यही होता है कि अगर कोई भी अगर रोग आता है हम लोगों के शरीर में, तो सबसे पहले पाचन क्रिया पर क्या हो जाती है, प्रभावित कर देता है। इसी तरह ट्यूमर भी है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले पाचन क्रिया को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। इसके बाद शरीर के भार में क्या होगा, निरंतर कमी होने लगती है, यानी जो शरीर का वजन है अब लगातार घटते जाते हैं। इसके बाद आता है कैंसर के उपचार। इसके क्या उपचार हो सकते हैं, देखिए कैंसर के उपचार में सीधी बात है कि उसको निकलवाना, यानी उसका सर्जरी करवाना, यानी उसका ऑपरेशन करवाना ही एकमात्र उसका एक उपाय है। दवाओं के द्वारा कभी ये ठीक नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होंगे, वो ऑपरेशन के द्वारा ही, यानी सर्जरी के द्वारा। तो वही क्या है कि कैंसर के उपचार के लिए सर्जरी का होना है, यानी सर्जरी होना है, एकदम श्योर है कि सर्जरी ही करवाना है। इसके बाद उसकी कोशिकाओं को मारने के लिए एक्स किरणें की जो आती है, कोबाल्ट 60, एक्स किरणें या कोबाल्ट 16 विकिरण आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले तो एक काम होता है कि सर्जरी कराया जाता है, जो गांठ है उस गांठ को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। फिर उसको किरण के द्वारा, यानी विकिरण, यानी कौन सा, एक्स किरण के द्वारा उसकी जो सेल्स हैं उसको मारने का काम करते हैं। मान लेते हैं ऑपरेशन के समय कुछ सेल्स बच जाती हैं, तो फिर से वो सेल डिवीजन करेंगे और ये अनियंत्रित करती हैं, तो उसी को मारने के लिए क्या किया जाता है, फिर सेकैया की जाती है। तो वो क्या होता है, एक्स रे यानी एक्स किरणें या फिर कोबाल्ट 16 विकिरण आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण और उपचार ये सब खत्म हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अब आप लोगों का जो अगला प्रश्न है वो है कि प्रतिरक्षा क्या है। देखिए पूछ रहा है क्या, कि प्रतिरक्षा क्या है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में लिखिए। देखिए प्रतिरक्षा क्या होता है, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं एंटीबायोटिक क्या है। तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो हम लोगों के शरीर में जो होते हैं, WBC पाया जाता है, ये तो सबको पता है, ये बता भी चुके हैं कि जो WBC जो है क्या करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। तो प्रतिरक्षा पूछ रहा है, तो प्रतिरक्षा का मतलब ये होगा कि जो शरीर में होने वाले रोगाणुओं से ये हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरक्षा की सिंपल सी परिभाषा दीजिएगा आप लोग, पहले हेडिंग डालिएगा, इसके बाद कि शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों, शरीर द्वारा सभी प्रकार के क्या है, रोग जनक, यानी जो रोग उत्पन्न करने वाले और अन्य विषैले। देखिए रोग जनक और
अन्य विषैले पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से क्या कर देते हैं, रोकने की क्षमता को ही क्या कर देते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कि शरीर में जो प्रवेश करने वाले रोगजनक हैं, यानी जितने भी हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, प्रोटोजोआ है, एस्केरिस है, यानी जो भी चीजें अगर हम लोगों के शरीर में प्रवेश करने वाले हैं उनको रोकने के लिए, या फिर अन्य विषैले जो होते हैं पदार्थ, जैसे कोई काट उठ देता है, चींटी उटी काट देती हैं, चाहे मच्छर काट देते हैं, तो इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हमारे शरीर में प्रवेश होने से क्या कर देता है, रोकने की क्षमता को ही क्या कर देते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रतिरक्षा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिरक्षा जो सहज होता है, यानी जो जन्म से होता है, और एक होता है जो बाद में। दो तरह की प्रतिरक्षा आते हैं हम लोगों के शरीर में। तो देखिए पहला जो आता है सहज या फिर जन्मजात या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा। देखिए जो जन्म से ही हम लोगों को प्रतिरक्षा के रूप में मिलता है, जैसे एक छोटे बच्चा जो होते हैं, देखिए भगवान ने कोई बनाया है तो बहुत सोच समझ कर, तो प्रतिरक्षा के जो हैं, तो छोटे बच्चों में लार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लार का काम होता है बैक्टीरिया को मारने का। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, कोई भी सामान होता है जो उनका आदत होता है मुंह में डालने की, तो जो बैक्टीरिया होंगे उनके मुंह में जाएगा, तो लार उनको पहले ही से क्या कर देता है, मार देता है, जिस कारण छोटे बच्चों में क्या हो जाते हैं, लार अधिक पाए जाते हैं। तो उसी तरह त्वचा है, त्वचा के ऊपर जो है कितने भी दिन भर में कितने वायरस कीटाणु ये सब आते हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे त्वचा उनको नष्ट कर देती है, उसको अंदर जाने नहीं देता है। कौन नहीं जाने देता है, तो लसीकाणु होती है जो त्वचा के अंदर पाई जाती है, इसके बाद WBC पाए जाते हैं, तो वो सब क्या कर देती है, उसको मारने का काम कर देती है। तो ये जो कुछ चीज़ें जो है, या चाहे WBC है, तो कुछ चीज़ें जो है जन्म से ही हमको क्या मिला है, प्राप्त हुआ है, जो प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। तो वही क्या है कि सहज या जन्मजात या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो यह प्रतिरक्षा मनुष्य में जन्म के समय ही मौजूद होती है, यानी जब वो जन्म लेते हैं तभी ये क्या होते हैं, प्रतिरक्षा उनके शरीर में रहता है। इस प्रतिरक्षा में विभिन्न प्रकार के रोग को विभेद करने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी जो विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उनको ये मारने का काम करता है। कौन, सहज या फिर जन्मजात। इसलिए सभी रोगों में सामान्य रूप से क्या कर देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो सामान्य रूप से जो छोटे मोटे जो रोगाणु आते हैं तो उनको ये क्या कर देता है, अपने आप मार देता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी चीज़ों को वही डेली अपना वो काम करता रहता है। जैसे में हम ले सकते हैं त्वचा। देखिए त्वचा का बात करेंगे तो हम लोगों के शरीर में दिन भर में इतने बैक्टीरिया वायरस जो हैं सब हमारे शरीर पर आ रहे हैं, फंगस आ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, अपने आप साफ कर लेते हैं तो खत्म हो जाते हैं। या फिर लार हुआ या फिर WBC, ये जो होते हैं बाद में नहीं आते हैं, ये जन्म के समय ही रहते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा। देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा जो होता है ये बाद में दिया जाता है। जैसे कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो उसका, या फिर जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों को जन्म के बाद, कि इनके शरीर में कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि इनका क्या हो जाए, पोलियो इनको हो जाए। या फिर वैक्सीन जो अभी कोरोना वायरस में हुआ था कि क्या किया गया था कि लोगों को क्या दिया गया था, वैक्सीन दिया गया था कोविड। तो ये सब बाद में न दिया गया है, ये जन्म के समय नहीं मिले, ये बाद में। तो उसी को क्या कहते हैं, उपार्जित। तो यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद शरीर में मौजूद होती है। इस प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए बच्चा, इस प्रतिरक्षा में क्या होती है, स्मृति कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। ये क्या होती है, उपार्जित होती है, यानी जन्म के बाद ये आती हैं। क्या है, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद शरीर में क्या होती है, मौजूद हो जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या था कि प्रतिरक्षा क्या है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में लिखिए। तो ये हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए बच्चा, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि अमीबीय पेचिश के कारण, देखिए अमीबीय पेचिश के कारण लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या
अमीबिया पेचिस जो होता है क्या होते हैं, इसके कारक क्या होते हैं, यानी किसके कारण ये फैलते हैं, इसके बचाव और लक्षण, ये सब के बारे में आपको बताना होगा। तो देखिए बच्चा, इसके बारे में जो होता है अमीबिया पेचिस के बारे में, तो एक बार आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इस जो वीडियो में है जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सब इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, अमीबिया पेचिस। तो देखिए इसका पूछा है पहले कारक, तो इसके कारक का नाम बताना है, यानी किसके द्वारा ये फैलता है। तो देखिए यह रोग एंट अमीबा, देखिए इसके जो होते हैं यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका, अमीबिया पेचिस से याद कर लीजिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका याद कर लीजिएगा, अमीबिया पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्या, अमीबिया पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटोजोआ है। इसके कारण क्या होता है, ये जो लिखे हैं अमीबिया पेचिस, ये रोग उत्पन्न होता है। यानी क्या, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा, देखिए ये एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है, कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो क्या है एक तरह का ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है यानी बहुत एक कोशिकीय जो होते हैं सूक्ष्म जीव है। एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा बहुत जो होता है पेचिस रोग होता है, जिसको कहते हैं अमीबिया पेचिस। इस रोग में देखिए, इस रोग में आंत्र में तथा पाचन तंत्र में क्या होता है, आंत्र तथा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यानी जो आंत होती है, जो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो आती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, वो क्या होती है, प्रभावित होती हैं। और यह रोग किसके कारण होता है, तो घरेलू मक्खियों के द्वारा, घरेलू मक्खियों के द्वारा पेचिस रोग होता है, जिसको कहते हैं कि पेट खराब हो जाना, आव पड़ जाना, यही होता है। तो समझ गए कि एंट अमीबा क्या होता, अमीबिया पेचिस क्या होता है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और ये घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो ये यानी यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इस रोग में आंत और पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं। यह रोग घरेलू मक्खियों द्वारा ही होता है। इसके लक्षण क्या होंगे, तो देखिए लक्षण में क्या होता है, पहले तो शुरुआत में पेट दर्द होता है, पाचन तंत्र में प्रभावित हो रही है। अब पाचन तंत्र कहाँ है, पेट में, तो पेट में क्या होते हैं, दर्द, हल्का हल्का दर्द होने लगेगा। फिर ये दर्द क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ये रक्त के साथ क्या होगा, दस्त होने लगेगा। यानी रक्त के साथ क्या होते हैं, दस्त होने लगते हैं, कभी कभी खून की भी उल्टी हो जाती है। इसके साथ मल के साथ क्या होता है, श्लेष्म का आना, यानी आंव पड़ने लगता है, जिसमें क्या होते हैं, जैसे लगेगा कि मल है तो मल के साथ साथ हल्के से ब्लड नुमा जो होता है, श्लेष्म होता है, वो आने लगते हैं। तो एक तरह से ये भी इसके लक्षण होते हैं। यानी क्या होते हैं, पेट में दर्द होगा, रक्त के साथ क्या होगा, दस्त होगा, और मल के साथ श्लेष्म का आना स्वाभाविक रूप हो जाता है। इसके बाद देखिए इसका बचाव, तो देखिए इसका बचाव है, पाचन तंत्र की बात हो रही है, तो पाचन तंत्र में जो होता है सबसे पहले साफ सफाई, भोजन की क्या होती है, प्रदूषित भोजन नहीं करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पानी जो पी रहे हैं गर्म करके उसको छान कर क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। सब क्या है, बचाव है। तो वही बचाव में क्या होंगे, दूषित जल और भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर जल का जो होता है, जल को उबाल कर और छान कर पीना, जल को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए, ये भी एक है। और तीसरा जो है, फल और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। ये तीनों को विशेष ध्यान दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, पेचिस रोग से हम लोग बच सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, क्योंकि ये डेंगू बुखार है, यानी हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू बुखार को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंगू बुखार या फिर हड्डी तोड़ बुखार का रोगजनक कारक, लक्षण और बचाव बताइए। देखिए डेंगू बुखार बहुत ही विकराल ये है, अगर इसका इलाज अगर ना हो समय पर तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है प्लेटलेट्स जो होते हैं
उसका स्तर गिरने लगता है। प्लेटलेट्स का स्तर जब गिरेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, पानी की तरह, जिससे क्या होगा, ब्लड कोटिंग होगा नहीं, पूरे शरीर क्या होगा, ठंडा होगा और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या, डेंगू बुखार, जिसको हड्डी तोड़ बुखार का रोगजनक कारक और लक्षण और बचाव के बारे में बताना है। तो देखिए ये डेंगू बुखार जो होता है मच्छर के काटने से होता है। और कौन से मच्छर काटता है, तो मादा एडीज एजिप्टी, मादा एडीज एजिप्टी जो मच्छर होते हैं उसके काटने से होते हैं। देखिए जो भी मच्छर काटते हैं हम लोगों को, तो वो कौन काटते हैं, तो मादा ही काटती है, मेल वाले नहीं काटते हैं। मेल वाले देखेंगे तो कहीं खुले आसमान में हम लोग चलते रहते हैं, खेत में चाहे इधर उधर, तो ऊपर सब मंडराते रहते हैं, तो वो सब मेल मच्छर हैं। लेकिन जानते हैं, जैसे हम खुले आकाश में, जैसे मैदान में या चाहे फील्ड में हम लोग चल रहे हैं, तो ऊपर जो मंडराते रहते हैं उन्हें हम लोग मेल मच्छर कह सकते हैं। वो ज़्यादा काटते, वो मेल मच्छर काटते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, गंदगी में बैठे रहते हैं, उसी से वो अपना पोषण कर लेते हैं। लेकिन मादा मच्छर क्या करती है, काटती है। क्यों काटती है, क्योंकि उसको जनन करना है, जनन के साथ अपने अंडे को क्या करना है, पोषण भी देना है प्रजनन के दौरान, तो इसलिए वो क्या करती है, काटती है। तो यानी जो भी हमारा खून पीती हैं तो वो जान जाइए कि वो फीमेल ही काटती हैं, मेल वाली नहीं काटती है। जैसे मलेरिया रोग हुआ, डेंगू हुआ, ये सब में कौन काटता है, तो मादा मच्छर ही काटती हैं। तो यही है क्या, कि डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार का रोगजनक कारक और लक्षण और बचाव बताइए। तो देखिए कारक क्या होंगे इसके, डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। देखिए डेंगू बुखार जो होता है फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह रोग मादा एडीज, देखिए यह रोग मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होता है, यानी प्लेटलेट्स का जो काउंटिंग होती है वो धीरे धीरे उसका स्तर गिरने लगता है। तो कौन से काटने से, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से होता है, और प्लेटलेट्स में क्या हो जाते हैं, गिरावट आने लगती है। अब आता है कि इसका लक्षण क्या होते हैं। लक्षण देखिए, लक्षण में क्या होंगे, जोड़ों में तीव्र दर्द होगा, जो हड्डियां हैं ना, जितने भी हड्डी के जोड़ हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, बहुत तेज बुखार आता है, शरीर में कपकपी आने लगती है, तो सब आ जाते हैं। पेशियों में क्या आ जाती है, जकड़न आती है, जैसे लगेगा कि पूरा शरीर एकदम दर्द से एकदम हार रहे हैं, उठेंगे तो उठ नहीं जाएगा, हाथ पैर एकदम जैसे एकदम जकड़न हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, यह एक समस्या है। फिर क्या होता है, सिर दर्द के साथ बुखार का होना, और सिर में क्या होती है, बहुत ही तेज दर्द होगा, बुखार होगा, कपकपी होगी, तो ये सब किसके लक्षण दिखते हैं, तो डेंगू के। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह नहीं था तो यहीं पर सोचे कि काम चला दे। इसके बचाव में क्या होंगे कि देखिए मच्छर है तो मच्छर का एक ही काम है कि गंदगी में रहेंगे, तो गंदगी को न हटा दें। जब मच्छर गंदगी में आएंगे तो गंदगी को हटा दें, यानी सबसे पहले साफ सफाई पर क्या करें, विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो है सोते समय हम लोग को क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। डेंगू के मरीज को दो चीज़ों का जरूर बचाव करना चाहिए, क्या, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे, और वो जब सोएं तो उनके लिए मच्छरदानी ही लगा दे, क्योंकि जब उनको अन्य मच्छर भी काटेगा तो फिर वो काटने के बाद क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो यह एक तरह का क्या है, संक्रमित रोग है। तो एक आदमी के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको क्या किया जाए, मच्छरदानी में उसको पैक कर दिया जाए, यानी उसी में वो रहे। और साथ में जो स्वस्थ मनुष्य हैं वो भी क्या करें, मच्छरदानी में सोना चाहिए और साफ सफाई पर, जिसके कारण उनको भी क्या हो, डेंगू बुखार न हो। तो देखिए बच्चा, ये चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हमने क्या किया, वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर दिया। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 3 नंबर 5 नंबर 2 नंबर जो भी पूछे जाएंगे, छोटा से बड़ा में, यानी हम बड़ा क्वेश्चन बताए हैं तो जितना भी छोटा अगर इसमें से पूछेगा तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से हमने क्या किया, खत्म कर दिया। ये वन शॉट में पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब। अब जो है अगला जो चैप्टर है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।